हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर मनोज कुमार शर्मा आपको आज लेके चलूँगा एक अनोखे ब्रह्मांड की सैर पर। जब से मानव ने इस सृष्टि में अपना होश संभाला है, तभी से वह अपने चारों तरफ होने वाली प्राकृतिक घटनाओं को देखकर आश्चर्यचकित होता रहा है और वह ये जानने की कोशिश करता रहा कि ये धरती कैसे बनी, रात में तारे क्यों चमकते हैं, दिन में सूरज कैसे चमकता है, ये अंतरिक्ष क्या है, ये ब्रह्मांड क्या है। और आज भी मनुष्य इन सारे प्रश्नों को ढूंढने में लगा हुआ है। आज विज्ञान ने इतनी तरक्की कर ली है कि अपने तकनीकी उपकरणों को ब्रह्मांड में भेजकर जानकारी एकत्र करना प्रारंभ कर दिया है। दोस्तों, अनंत ब्रह्मांड की जानकारी एकत्र करना जैसे समुद्र में से सीप निकालना है। आज हम अपने इस वीडियो के माध्यम से एक ऐसे ब्रह्मांड की सैर पर चलेंगे जहां आपको नए नए रोचक जानकारियां प्राप्त होंगी। आज हम इस वीडियो के माध्यम से ये जानने का प्रयत्न करेंगे कि विज्ञान के द्वारा संग्रहित किए गए खगोलीय साक्ष्य और पुरातन भारतीय खगोल शास्त्रियों के द्वारा दी गई जानकारी में क्या समानताएं हैं। दोस्तों, ये वीडियो एक इमेजिनरी वीडियो है। इस वीडियो में हम ब्रह्मांड से संबंधित जो हमारे विद्वानों ने साक्ष्य हमें प्रस्तुत किए हैं और प्राचीन भारतीय खगोल शास्त्रियों ने जो ब्रह्मांड के बारे में जानकारी दी है, उसके बारे में एक तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। पृथ्वी के उत्पन्न होने से पहले या पृथ्वी के जन्म से पहले क्या था, इसके बारे में ऋग्वेद में वर्णन आया है। इसका रूपांतरित रूप सृष्टि से पहले सत्य नहीं था, असत्य भी नहीं, अंतरिक्ष भी नहीं, आकाश भी नहीं था, छिपा था क्या, कहाँ किसने देखा था, उस पल तो अगम अटल जल भी कहाँ था। ऋग्वेद में इस प्रकार से पृथ्वी के प्रारंभ से पहले का स्वरूप वर्णन किया गया है और यही पृथ्वी के उत्पन्न होने की जो वैज्ञानिकों ने थ्योरी दी है, बिग बैंग की थ्योरी, उससे मिलता जुलता प्रतीत होता है। इसी प्रकार अन्यत्र भी कई वैज्ञानिक तथ्य और प्राचीन भारतीय खगोल विद्वानों के दी गई जानकारी समान रूप से देखने को मिलती है। जब हम अंतरिक्ष के बारे में चर्चा करते हैं तो ज़्यादातर हम लोग सौरमंडल और ब्लैक होल के विषय में जिक्र करते हैं। सन 1916 में ब्लैक होल की खोज हो जाने के बाद इस पर रोचकता बढ़ जाना और भी ज़्यादा स्वाभाविक था। लेकिन इसके साथ साथ दोस्तों, एक और थ्योरी ने जन्म लिया। वो थ्योरी थी वाइट होल की थ्योरी। क्या वाइट होल होते हैं? इस प्रश्न पर विद्वान वैज्ञानिक दो मतों में बंट गए। कुछ वैज्ञानिक इस थ्योरी की अस्तित्व को स्वीकारते हैं, कुछ वैज्ञानिक इस थ्योरी के अस्तित्व को नकारते हैं। क्योंकि ब्रह्मांड के बारे में अभी तक विज्ञान के द्वारा जो कुछ भी खोजे हुई हैं वो अभी तक बहुत ही सीमित है, इसलिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कुछ भी कहना अभी गलत होगा। जो वैज्ञानिक वाइट होल की थ्योरी को स्वीकारते हैं वो उन्हें वर्म होल के नाम से पुकारते हैं। दोस्तों, हमने अपने पिछले वीडियोस में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की थ्योरी के बारे में कई बार जिक्र किया है। आज फिर उस थ्योरी को मैं आपके सामने रख रहा हूँ जो कि वाइट होल और ब्लैक होल के चर्चा में अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है।
लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में कहा गया है कि ऊर्जा ना तो बनाई जा सकती है और ना ऊर्जा को नष्ट किया जा सकता है। इसे केवल एक स्थिति से दूसरी स्थिति में रूपांतरित किया जा सकता है। सेम लगभग ऐसा ही हमें श्रीमद् भागवत गीता में एक उदाहरण देखने को मिलता है। यहाँ पर कहा गया है, नास्तो विद्यते भावो ना भावे विद्यते सुतः, अर्थात जो स्थायी रूप से विद्यमान है उसका क्षय नहीं हो सकता, उसको नष्ट नहीं किया जा सकता, और जो विद्यमान नहीं है उसका जन्म नहीं हो सकता। दोस्तों, ब्लैक होल ऊर्जा को सोख कर अपने अंदर समाहित कर लेता है। तो फिर ये ऊर्जा जाती कहाँ है? वो ऊर्जा अपने किसी दूसरे रूप में ब्रह्मांड में ही रहती है। इसी अवधारणा को वाइट होल की थ्योरी कहा जा सकता है, अर्थात ब्लैक होल से ही वाइट होल जन्म लेता है, इस बात को माना जा सकता है या कहा जा सकता है। ब्लैक होल वैक्यूम क्लीनर की तरह काम करता है। वैक्यूम क्लीनर अपने अंदर चीज़ों को सोखता है और बाहर निकालता है पीछे से। उसी तरीके से ये कहा जा सकता है, जिन चीज़ों को ब्लैक होल अपने अंदर समाहित करता है उन चीज़ों का रूप परिवर्तन करके वाइट होल ब्रह्मांड में उसको बाहर निकाल देता है। कुछ विद्वान वाइट होल की थ्योरी को ब्लैक होल की थ्योरी से बिल्कुल उल्टा मानते हैं। हालांकि अभी तक वाइट होल की स्थिति का अच्छे तरीके से आज के विद्वान पता नहीं लगा पाए हैं, लेकिन फिर भी ये कहा जाता है कि ब्लैक होल के अंदर सब कुछ समा जाता है, उसके अंदर कुछ दिखाई नहीं देता। यहाँ तक कि ब्लैक होल के अंदर प्रकाश भी समा जाता है। जब ब्लैक होल के अंदर प्रकाश समा जाता है एवं और वही चीज़ ऊर्जा के रूप में बाहर निकलती है, तो यह थ्योरी वाइट होल की थ्योरी को जन्म देती है। दोस्तों, इस थ्योरी को अगर हम प्राचीन भारतीय धर्म ग्रंथों में वर्णित जो लोकों की थ्योरी है, मतलब भारतीय धर्म ग्रंथों में अनेक लोकों का वर्णन देखने को मिलता है। श्रीमद् भागवत गीता में एक जगह और उदाहरण हमें देखने को मिलता है, जैसे कि कहा गया है कि भूमि, आकाश और स्वर्ग, इन तीन को मिलाकर बना मृत्युलोक। मृत्युलोक में उत्पत्ति हो, पालन है और प्रलय भी है। मृत्युलोक से ऊपर महर्लोक का वर्णन किया गया है। यह महर्लोक उत्पत्ति, पालन और प्रलय इन तीनों से प्रभावित तो होता है, किंतु इस प्रकार की कोई भी क्रिया महर्लोक में नहीं होती। महर्लोक से ऊपर जन, तप और सत को मिलाकर आकृत लोक की कल्पना की गई है। यह आकृत लोक जो है, ये कहा जाता है कि ये ना तो अंधकार से बद्ध है और ना ही प्रकाश से बद्ध है, ना ही उत्पत्ति, पालन और प्रलय से इसका कुछ संबंध है। वर्णन यह अनंत है, असीमित है। अर्थात
निष्कर्ष रूप से हम ये कह सकते हैं, यह मान सकते हैं कि ये जो ब्लैक होल है वो अंधकार लोक का है और जो ये वाइट लोक है वो प्रकाश लोक है और इसके ऊपर जो है वो आकृत लोक है। इस प्रकार हमारे विद्वान वाइट होल, ब्लैक होल से ऊपर भी इस ब्रह्मांड में क्या है इसके बारे में जान चुके थे। प्राचीन भारतीय ग्रंथों में तो दोस्तों ब्रह्मांड के स्वरूप का भी बहुत ही सुंदर चित्रण किया गया है। संभवतः विज्ञान अभी तक यहाँ तक नहीं पहुँचा है। पुराणों के आधार पर यह ब्रह्मांड जो है एक अंडाकार है। यह जल या बर्फ और उसके बादलों से घिरा हुआ है। इससे भी 10 गुना ज़्यादा यह अग्नि तत्व से आच्छादित है और उससे भी 10 गुना ज़्यादा वायु से घिरा हुआ है। वायु से 10 गुना ज़्यादा आकाश से घिरा है और आकाश जहाँ तक प्रकाशित होता है वहाँ से 10 गुना ज़्यादा ये तमस अंधकार से घिरा है और तमस अंधकार से भी आगे यह एक असीमित, अपरिमेय और अनंत से घिरा है। उसे अनंत से ही पूर्ण की उत्पत्ति होती है और उसी से उसका पालन होता है। अंततः यह ब्रह्मांड उस अनंत में ही विलीन हो जाता है। लेकिन दोस्तों भारतीय प्राचीन ज्ञान तर्क को कुछ विद्वत जनों ने सूडो साइंस कहकर एक सिरे से नकारने का प्रयत्न किया है।